स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे NCERT सार संग्रह 2024 और देखने वाले हैं पॉलिटी का यह पार्ट 3 रहेंगे। जब यह कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका मास्टर वीडियो भी मैं उपलब्ध करवा दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं उपराष्ट्रपति से। पिछले के तुलना में अगर बात की जाए तो इसका लेवल है जो काफ़ी बढ़ाया भी गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव जो है यह केवल और केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं जैसे कि अनुच्छेद 63। भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63 में किया गया है, 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, इसकी चर्चा अनुच्छेद 65 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा 66 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल अनुच्छेद 68। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 69। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में है और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय अनुच्छेद 71 में है, 71 में है। आगे बढ़ते हैं। भारत के अब तक जितने भी उपराष्ट्रपति बने हैं उनका नाम दिया गया है और पद की अवधि भी दिया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967, 1967। श्री वराहगिरी वेंकट गिरी वी गिरी शॉर्ट नेम है 1967 से 1969। श्री गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974। वी.डी. जत्ती 1974 से 1979। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 1979 से 1984। श्री आर वेंकटरमन 1984 से 1987। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। श्री के आर नारायणन 1992 से 1997। श्री कृष्णकांत 1997 से 2002। श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से लेकर के 2007 तक भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से लेकर के 2017 तक। नेक्स्ट है श्री मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू का जो कार्यकाल है 2017 से 2022 और श्री जगदीप धनखड़ 2022 से अब तक है। ये तो रहा पदावधि। हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं उनका नाम क्रम से। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटगिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, वी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, श्री आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री के आर नारायणन, श्री कृष्णकांत, श्री भैरव सिंह शेखावत, डॉक्टर हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, श्री जगदीप धनखड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल याद रहे या ना रहे, नाम जो है क्रम से आप लोग याद रखेंगे। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो हो जाएगा राज्यसभा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना किया गया है। चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वही उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। और फिर राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति में महाभियोग जैसी प्रक्रिया राज्यसभा से ही प्रारंभ होती है।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो, शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। शब्दों पर गौर करेंगे, राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये तुलना हो गया। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है। कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन दिया जाता है भारत के संचित निधि से ही। अब हम लोग देखेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? ते होते हैं प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है? तो 25 वर्ष हो जाएगा, 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। गौर करेंगे, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन मतलब राज्यसभा के अगर सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो हो जाएगा 50। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो हो जाएगा लोकसभा का, लेकिन राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। पॉइंट दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 51वां संविधान संशोधन 2003। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। नेक्स्ट है, केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से बात की जा रही है तो लोकसभा के प्रति हो जाएंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257। एक बार फिर से क्वेश्चन को सुन लेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक दिया गया, पॉइंट दिया गया है, लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री तो यह बने थे कैलाश नाथ काटजू। पहले गृह मंत्री उसके बाद रक्षा मंत्री बने कौन? कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन बने? तो श्री आर के शनमुगम चेट्टी। श्री आर के शनमुगम चेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री बने। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए? चौधरी चरण सिंह कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए। चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो केवल और केवल अनुच्छेद 352 की थ्री में। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज कौन सा है? तो श्वेत पत्र है, व्हाइट पेपर है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपालास्वामी अयंगर। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपालास्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पर। अब है मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर। पहले मंत्रिपरिषद को देख लेते हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल को देख लेंगे। चलिए मंत्रिपरिषद को देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसे कहते हैं कैबिनेट।
कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य स्तर के मंत्री होते हैं एवं उप मंत्री होते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। गौर करेंगे शब्दों पर। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। अब हमने देखा मंत्रिपरिषद, अब हम लोग देखेंगे मंत्रिमंडल, कैबिनेट। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। संविधान के मूल पाठ में नहीं था। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है। व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। चलिए ध्यान रखेंगे, एक बार खुद से भी तुलना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है महान्यायवादी। महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे यह वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल लगातार से कंप्लीट करने वाले हैं। महान्यायवादी के बारे में जानते हैं। भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। कितने? 3 विधि अधिकारी होते हैं। भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। एक होता है भारत का महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक होता है भारत के अपर महाधिवक्ता, भारत का अपर महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए जानते हैं भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC शीतलवाड़। भारत का प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी देते हैं, अटॉर्नी जनरल देते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी ही होता है। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? किसका विधि सलाहकार होता है? किसका विधि सलाहकार होता है? तो यह हो जाएगा भारत सरकार का, भारत सरकार का। चलिए आगे है राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति ही महान्यायवादी को नियुक्त करता है, इसके प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। आगे हमने चर्चा कर भी लिया था। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। क्या कार्य है? तो भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना महान्यायवादी को कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार किसे प्राप्त है? महान्यायवादी को। ये रहा महान्यायवादी से संबंधित कुछ कार्य। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 76 का 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है या फिर पद को धारण करता है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 का 4। भारत का महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार नहीं है। बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जो है R. वेंकट रमनी। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। महाधिवक्ता का चर्चा किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है और महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है, तो यह एक संवैधानिक पद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? अब बात हो रही है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो V. नरहरि राव भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हुए। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार की बात की जाए तो राज्य सरकार को देता है परामर्श महाधिवक्ता। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है?
संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो हो जाएगा संविधान के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या करते हैं? सीएजी। नियंत्रक एवं महालेखा कार के पेंशन और भत्ते किस पर आधारित होते हैं? तो भारत के संचित निधि पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की भी चर्चा है और पद की मुक्ति की भी चर्चा अनुच्छेद 148 में है। 149 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। कार्य एवं शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 149 में है। 149 में है। 149 में 149 में है। नेक्स्ट है 150 संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। अच्छा, संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह की चर्चा अनुच्छेद 150 में है। 151 में अंकेक्षण प्रतिवेदन। अंकेक्षण प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट अनुच्छेद 151 में। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश जब प्राप्ति कर लेते हैं तो कोई भी सरकारी पद को धारण नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया संसद। संसद के बारे में जानते हैं, पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को परिभाषा दिया गया है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो हो जाएगा वर्ष 1971। वर्ष 1971। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। पता ही होगा, लोकसभा का जो स्पीकर होता है लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। अभी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249 आता है। 249 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में है। पहले वाले वीडियो में हमने अनुसूची को देख भी लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 संख्या से होती है। कोरम की संख्या जो कितनी है? तो 1/10 है। चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, कोरम की संख्या 1/10। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा यह सब सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह रहेगा वर्ष 2026 तक। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई। तो हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है?
एक बार फिर से, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। अब दिया गया यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद संसद से संबंधित, गौर करेंगे। 79 संसद का गठन। 80 में है राज्यसभा की संरचना की चर्चा। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 में संसद के सदनों की अवधि। 84 में संसद के सदस्यों के लिए अहर्ताएं। 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन की चर्चा। 86 में क्या है? तो राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। 87 में है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन या अभिभाषण जिसे कहते हैं। 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार अनुच्छेद 88 में है। राज्यसभा का सभापति तथा उप सभापति की चर्चा अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 90 में है राज्यसभा के उप सभापति के पद की रिक्ति। राज्यसभा के उप सभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। 91 में सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति। 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उप सभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा। 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्तियों का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन की शक्ति। 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। 97 सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की चर्चा। सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते 97। 98 में संसद का सचिवालय। 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 100 में है दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। 101 में है स्थानों का रिक्त होना। 102 में संसद के सदस्यता के लिए निहर्ताएं। 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 में है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त न होते हुए अथवा निर्हर्त किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। ये रहा प्रमुख अनुच्छेद। एक बार फिर से आप लोग रिकॉल कर लेंगे खुद से, अच्छे ढंग से आप लोग को याद हो जाएंगे या फिर रिवीजन हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हालांकि आपके नोटबुक में होंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। भारत निर्वाचन आयोग जो है संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजातियों के लिए एसटी के लिए ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। कितना सीट है? तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। गौर करेंगे, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान केवल एक बार ही, मतलब एक बार में 1 वर्ष तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? 2 आंग्ल भारतीय सदस्य को कौन मनोनीत करता है? तो हो जाएंगे भारत का राष्ट्रपति। हालांकि यहाँ पे दिया भी गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जनसंख्या वहाँ ज़्यादा अधिक है। इस कारण से ही जनसंख्या के आधार पर ही राज्यसभा लोकसभा का सीट निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? महाराष्ट्र में 48। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित या फिर समाप्त नहीं किया जा सकता। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा उन्नाव, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है।
परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव, उत्तर प्रदेश। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। भारत के संचित निधि पर भारित व्यय, यहाँ पे भारत के संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन सा होगा? तो हो जाएगा राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय, या सभी के सभी भारत के संचित निधि से ही दिए जाते हैं। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते निष्ठ है। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, यह भी संचित निधि से ही। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भी संचित निधि से। आप गौर करिएगा, उच्च न्यायालय के वेतन नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन संचित निधि से ही दिया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते एवं पेंशन ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दो। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का शपथ दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। जब मत जो है बराबर हो जाता है तब फिर निर्णायक मत का प्रयोग स्पीकर करते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। अब यहाँ पे नया संसद भवन का डिजाइन दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख लें, देखे भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 मई 2023 को, कब? 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 54,500 वर्ग मीटर है। कितना वर्ग मीटर है? तो 64,500 वर्ग मीटर। 64,500 वर्ग मीटर। आकार त्रिकोणीय है। किसके द्वारा? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को। ये सभी डेट को आप लोग याद रखेंगे, ये सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। इसके 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसके 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है और कर्म द्वार है। ज्ञान, शक्ति और कर्म। इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384, राज्यसभा में बैठने की क्षमता कितना है? तो 384 है। और लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 है। 384 राज्यसभा और लोकसभा में 888 बैठने की क्षमता है। संयुक्त सदन अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था 1272 है। संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था कितना है? तो 1272। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर और राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। पुराने संसद भवन को किस नाम से? संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी के सभी पॉइंट दिए गए हैं, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, धन विधेयक और वित्त विधेयक।
पूरे धन विधेयक जो है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25 होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। कितने? 12। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। 1980 से 1986 1980 से 1986 के बीच नामांकित की गई थी राज्यसभा के लिए। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्यसभा के राज्यपाल के संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? लोकसभा का अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो हो जाएंगे जी.वी. मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा का सचिवालय तो हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो हो जाएगा संविधान। राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो हो जाएगा ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर पर। भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर। नेक्स्ट है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। बजट की रूपरेखा आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की। आगे बढ़ते हैं। साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में तुलना किया गया है। साधारण विधेयक है क्या और धन विधेयक है क्या, इसे हम लोग जान लेते हैं। चलिए पहले साधारण विधेयक को देख लेते हैं, ऑर्डिनरी बिल को देख लेते हैं। इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा कहीं में भी प्रस्तावित किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक में ऐसा नहीं है। धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण बिल की बात हो रही है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। यदि यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं धन विधेयक। मनी बिल, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे
सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है, लेकिन वैसा उसमें नहीं था। इसमें लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। धन विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। कानूनी विधेयक लीगल बिल संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक के संबंध में हो सकती है। संयुक्त बैठक जो है साधारण विधेयक या वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। ठीक है, संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? अधिक से अधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति के। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे खर्च कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो द्वितीय वाचन में। लोकसभा विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो समापन प्रस्ताव के नाम से। समापन प्रस्ताव के नाम से कटौती प्रस्ताव को जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो केवल 14 दिन तक। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 होते हैं लोकसभा से। राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की परीक्षण करना है। लोक लेखा समिति का कार्य है क्या? तो वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। संसदीय समितियों के माध्यम से। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। ठीक है भाई, जिनमें से 225 सदस्य राज्यों से एवं 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। 225 सदस्य जो हैं कहाँ से? राज्य से। 8 सदस्य जो है संघ शासित प्रदेश से मतलब यूटी से चुन करके आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो यह रखा जाता है विश्वास प्रस्ताव। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो हो जाएगा दहेज लोभी को बैंक में पीटा गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दहेज उन्मूलन विधेयक पर। कब? 1961 में दहेज उन्मूलन विधेयक पर पहली बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अभी तक 3 बार ही संयुक्त बैठक हुई है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता
तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। किसका संकल्प पर? तो राज्यसभा का संकल्प पारित होने पर। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो हो जाएगा 18 वर्ष। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ये हो जाएगा 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से। न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल कहलाता है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। इसका स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तय करते हैं राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34, 33 अन्य न्यायाधीश और 1 जो है मुख्य न्यायाधीश, टोटल मिलाकर के 34। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा? संसद के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का शक्ति किसको प्राप्त है? तो संसद को ही प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से? वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। यह हो जाएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो हो जाएगा 65 वर्ष, 65 वर्ष, 65 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 134 का क्लॉज 1। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 तो होनी ही चाहिए, 5। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक, 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है।
अनुच्छेद 130 के तहत उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्यपद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये क्लियर हो गया? चलिए खुद से देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, मैं फिर आगे बढ़ूंगी। वीडियो को पॉज करके अपने देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन यह सब भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं, संचित निधि से ही दिए जाते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय में ही की जाती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है, तो हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? ते होते हैं सर्वोच्च न्यायालय। आगे है, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति के जी बालकृष्णन। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के जी बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समझ किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? ते आते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत। मूल अधिकार, व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह से अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम की स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? यह हो जाएगा अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। एक है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपील, अनुच्छेद 132। सिविल विषयों से जुड़ी अपील, अनुच्छेद 133। आपराधिक विषयों से जुड़ी अपील, अनुच्छेद 134। विशेष अनुमति की जाने वाली अपील, अनुच्छेद 136। ये चारों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? वकालत करनी चाहिए 10 वर्ष तक। उच्च न्यायालय में वकालत 10 वर्ष तक करनी चाहिए। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यही होता है। भारत के न्यायालयों में भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है। लोकहितवाद PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? यह हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में 226 के तहत रीट जारी की जाती है। हाँ,
सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रीट जारी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ, इसे देख लेते हैं। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 141 माफ करेंगे अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है कोई भी न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के हों, उसके बारे में चर्चा संसद में नहीं की जा सकती है। इसकी चर्चा किया गया है अनुच्छेद 121 में। किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसे संबंध में आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। हाँ, जो न्यायाधीश को हटाने के संबंध में प्रस्ताव चल रहा हो या फिर विचार चल रहा हो उसके आचरण के बारे में संसद में चर्चा की जा सकेगी। नेक्स्ट है न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध है। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है, यह कहा गया है अनुच्छेद 124 का क्लॉज 7 में। चलिए अब नेक्स्ट है राज्यपाल। राज्यपाल को अगले वाले वीडियो में क्लियर करेंगे और इससे आगे जो भी टॉपिक दिया गया है राज्य विधानमंडल, इसके साथ ही उच्च न्यायालय, यह सबको अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार करना है वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।